सोचिए जरा, भारत में कई महान सभ्यताएं जन्मे हैं। जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो मगध, मौर्य या गुप्त साम्राज्य का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है ना? लेकिन एक ऐसी जगह भी है जिसे इतिहास की किताबों में वो मुकाम नहीं मिला जिसकी वो असल में हकदार थे। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ही भूली बिसरी 2000 साल पुरानी विरासत से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा इलाका जिसे लोग अक्सर सिर्फ घने जंगलों, खदानों और खेती के लिए ही जानते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हकीकत हमारी आम सोच को बिल्कुल पलटकर रख देती है। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि महान प्राचीन साम्राज्य या तो सिर्फ उत्तर भारत में थे या फिर दक्षिण भारत के कुछ खास हिस्सों में। लेकिन यहाँ हमारे सामने एक ऐसा छिपा हुआ खजाना है जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी, लगातार चलने वाली एक सभ्यता की कहानी कहता है। ये जगह सिर्फ धान के खेतों या खदानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी शानदार प्राचीन वास्तुकला मौजूद थी जो इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग ही जगह डिजर्व करती है। और हाँ, जो लोग इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। एग्जाम्स में अक्सर इस इलाके के गहरे इतिहास से जुड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसलिए भारत के असली इतिहास की व्यापकता को समझने के लिए आज हम जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक और बेहद जरूरी है। तो आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। हम रामायण काल की पौराणिक जड़ों से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर गुप्त काल के घने जंगलों से होते हुए 7वीं सदी के महान बौद्ध और हिंदू केंद्रों तक पहुंचेंगे और आखिर में मध्यकालीन राजवंशों के भव्य मंदिरों की बात करेंगे। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ का इतिहास कितना विविध रहा है। शुरुआत करने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस इलाके को दक्षिण कोसल का नाम दिया गया है। पॉलिटिकली, कल्चरली और धार्मिक तौर पर यह जगह प्राचीन भारत में एक बहुत ही खास मकाम रखती थी। आज हम जिसे छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं, असल में वही प्राचीन दक्षिण कोसल है। चलिए अब अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं भगवान राम के ननिहाल यानी चंद्रखुरी से जुड़े उस अद्भुत कनेक्शन के बारे में। इतिहास के सबसे शुरुआती और इमोशनल दौर की बात करें तो हमारे प्राचीन ग्रंथ इस पवित्र भूमि को सीधे तौर पर भगवान श्री राम के पारिवारिक वंश से जोड़ते हैं। मान्यताओं के मुताबिक माता कौशल्या इसी दक्षिण कोसल की राजकुमारी थीं और बस इसी वजह से इस पूरे इलाके को भगवान श्री राम का ननिहाल माना जाता है। यहाँ का कल्चर भी कितना प्यारा है ना। चूंकि माता कौशल्या यहाँ की बेटी थी, इसलिए भगवान राम को यहाँ भांजे के रूप में पूजा जाता है। ये परंपरा इतनी गहराई तक बसी है कि आज भी यहाँ मामा अपने भांजे को बहुत सम्मान देते हैं, यहाँ तक कि आशीर्वाद के लिए उनके पैर भी छूते हैं। और इस शानदार परंपरा का एक जीता जागता सबूत रायपुर के पास चंदखुरी में मौजूद है, जहां पूरी दुनिया में माता कौशल्या को समर्पित इकलौता भव्य मंदिर आज भी पूरी शान से खड़ा है। वक्त के साथ चीजें कैसे बदलती हैं, ये देखना भी काफी दिलचस्प है। जैसे जैसे हम गुप्त काल की तरफ बढ़ते हैं, इस जगह को एक नया नाम मिल गया, महाकांतार। महाकांतार का सीधा सा मतलब है बहुत बड़ा या विशाल वन क्षेत्र। अपने घने, पार न किए जा सकने वाले जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति के चलते ये इलाका उस दौर में पूरे भारतवर्ष में मशहूर हो गया था। और हाँ, ये महाकांतार कोई मनगढ़ंत कहानी या लोकल कहावत नहीं थी। इस विशाल जंगल का ऐतिहासिक महत्व इतना ज्यादा था कि इसे सम्राट समुद्रगुप्त के मशहूर प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में बाकायदा ऑफिशियली दर्ज किया गया था। ये शिलालेख इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है कि प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी इस जगह की भौगोलिक और सामरिक अहमियत को बहुत अच्छे से समझते थे। इसके बाद एंट्री होती है विदेशी यात्रियों की, खासकर 7वीं सदी में मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग की, जिन्होंने इस जगह को लेकर कई हैरान करने वाली बातें लिखी। सही मायनों में इतिहास के इस मोड़ पर आकर ये इलाका दुनिया के नक्शे पर चमकने लगा था। दक्षिण कोसल की समृद्धि और ज्ञान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को भी अपनी ओर खींचा। जब चीन के मशहूर यात्री हुएनसांग, जिन्हें ज़ुआनज़ैंग भी कहा जाता है, हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचे तो वो एकदम दंग रह गए। उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में साफ साफ लिखा कि यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे, बेहद धार्मिक और ज्ञान से गहरा प्यार करने वाले थे। हुएनसांग ने यहाँ कई बड़े बौद्ध विहार, शानदार मंदिर और शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र देखे, जो साबित करते हैं कि ये जमीन ज्ञान और शांति का एक बहुत बड़ा हब बन चुकी थी। अब हम बात करेंगे इस पूरे सांस्कृतिक विकास के सेंटर पॉइंट की, यानी प्राचीन राजधानी श्रीपुर की, जिसे आज हम सिरपुर कहते हैं।
ह्वेनसांग ने जिस म्यान और संस्कृति की इतनी तारीफ की ना, उसका केंद्र यही सिरपुर था। महानदी के शांत किनारे पर बसा ये शहर दक्षिण कोसल की राजनीतिक और आर्थिक धड़कन था। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फलता फूलता महानगर था जहां व्यापार, कला और शिक्षा बिल्कुल अपने चरम पर थे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराएं एक साथ मिलजुल कर फल फूल रही थी। ये आपसी सौहार्द और सांस्कृतिक संगम का एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन था जिसके बड़े बड़े पुरातात्विक अवशेष आज भी आप वहां अपनी आंखों से देख सकते हैं। लोगों के मन में अक्सर ये बात बैठी होती है कि प्राचीन वास्तुकला के बड़े बड़े चमत्कार सिर्फ मध्य भारत के बाहर ही देखने को मिलते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि सिरपुर का 7वीं सदी का लक्ष्मण मंदिर पूरे भारत में ईंटों से बने सबसे पुराने और सुरक्षित मंदिरों में से एक है। इसकी लाल ईंटों की वो बेहतरीन कारीगरी देखकर आज के बड़े बड़े वास्तुकला विशेषज्ञ भी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। और आपको पता है, इस मंदिर के पीछे की कहानी भी बहुत दिल छू लेने वाली है। इसे रानी वासिष्ठा ने अपने पति राजा हर्षगुप्त की याद में बनवाया था। एक दुखी रानी के प्यार में बना ये मंदिर और इसकी दीवारों पर उकेरी गई वो शानदार कलाकृतियां उस जमाने के कारीगरों की बेजोड़ काबिलियत का एकदम पक्का सबूत है। सच कहूं तो ये सिर्फ ईंटों की एक इमारत नहीं है, बल्कि लाल ईंटों में जड़ी प्यार और श्रद्धा की एक बेहद खूबसूरत कहानी है। चलिए अब इस जगह के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा में चलते हैं, जो राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में आया था। सिरपुर की कला और संस्कृति सही मायनों में अपने टॉप पर पांडुवंशी राजवंश के दौर में पहुंची, और इनमें सबसे बड़ा नाम था महान पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन का। इतिहासकार आधिकारिक तौर पर उनके शासनकाल को इस क्षेत्र का स्वर्ण युग मानते हैं। उनके राज में आर्ट, कल्चर, धर्म और बिजनेस में जो तरक्की हुई वो पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने यहाँ अनगिनत भव्य मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। सच में ये एक ऐसा सुनहरा दौर था जब इस इलाके ने अपनी सबसे शानदार चमक पूरी दुनिया को दिखाई। जैसे जैसे सदियां आगे बढ़ीं, यहाँ एक मध्यकालीन बदलाव आया और कलचुरी राजवंश का उदय हुआ। वक्त के साथ पावर शिफ्ट होती रही। राजा कलिंग राज ने यहाँ कलचुरी राजवंश की नींव रखी और इतिहास को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने सिरपुर की जगह रतनपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। ये कलचुरी शासक बहुत ही कमाल के बिल्डर्स थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक नए मंदिर, बड़े बड़े तालाब और मजबूत किले बनवाए। उनकी वास्तुकला और शक्ति उपासना का सबसे भव्य और शानदार उदाहरण है रतनपुर का महामाया मंदिर। ये राजसी मंदिर आज भी पूरी तरह से जीवंत है और इसके चमत्कार को देखने हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब है? सच तो ये है कि इस जगह का इतिहास सिर्फ किताबों में बंद कुछ पुरानी कहानियां नहीं है। रामायण काल के दक्षिण कोसल से लेकर सिरपुर के स्वर्ण युग और मध्यकालीन रतनपुर तक ये एक लगातार चलने वाली जिंदा विरासत है, जिसे यहाँ की जमीन, पत्थरों और नदियों ने अपने अंदर संजोकर रखा है। ये वो इलाका है जिसे सिर्फ इसके खनिजों या जंगलों के लिए नहीं, बल्कि 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक बेहद गहरी और महान सभ्यता के लिए जाना जाना चाहिए। इस शानदार विश्लेषण को खत्म करने से पहले आइए आपकी मेमोरी को थोड़ा टेस्ट करते हैं। आज हमने जो इतनी जबरदस्त हिस्ट्री जानी, क्या उसके आधार पर आप उस प्राचीन राजधानी शहर का नाम याद कर सकते हैं जो दक्षिण कोसल का राजनीतिक और सांस्कृतिक दिल हुआ करती थी? इस सवाल का जवाब जरूर सोचिएगा, क्योंकि आखिर वहीं से तो इस महान सभ्यता की सबसे मजबूत नींव रखी गई थी। आज के इस खूबसूरत सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।